मुस्कान के साथ जो ढोंगी बाबा ने किया सुनकर आपके होश उड़ जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम शहर की रहने वाली मुस्कान बेहद खूबसूरत थी। उसकी शादी शहर के ही रहने वाले नाफिस अहमद से हुई थी। नाफिस का अपना कारोबार था जिससे उसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। नाफिस से निकाह करके मुस्कान खुश थी। उसे नाफिस अपने सपनों का राजकुमार की तरह ही मिला था। नाफिस भी अब मुस्कान को बहुत प्यार करता था। मुस्कान के व्यवहार की वजह से उसके सास ससुर भी उसे बहुत चाहते थे। धीरे धीरे उन्होंने घर की भागोड़ बहू मुस्कान को सौंप दी थी। इस तरह हंसी खुशी के साथ उसका समय बीत रहा था। हर सास ससुर की तरह मुस्कान के सास ससुर भी यही चाहते थे कि उनकी बहू जल्दी माँ बन जाए, और यदि पहली बार में ही बेटे का जन्म हो जाए तो बात ही कुछ और होगी। फिर वह अपने पोते के साथ ही लगे रहेंगे। पर शादी को 1.5-2 साल हो गया लेकिन वह माँ नहीं बनी। धीरे धीरे 4 साल बीत गया लेकिन मुस्कान गर्भवती नहीं हुई। इसके बाद तो सास ससुर ही नहीं बल्कि खुद मुस्कान और नाफिस भी परेशान रहने लगे। नाफिस पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास गया। दोनों की कई तरह की जांच कराई गई जो सामान्य आई। डॉक्टर भी हैरान था कि सब कुछ सामान्य होने के बावजूद भी आखिर मुस्कान को गर्भ क्यों नहीं ठहर रहा। फिर भी डॉक्टर ने अपने हिसाब से उन दोनों का इलाज किया। इसके बावजूद भी मुस्कान की कोख सूनी रही। इससे मुस्कान बहुत चिंतित रहने लगी। परेशान हाल इंसान के समाज में तमाम सलाहकार फ्री में मिल जाते हैं। लोग नाफिस और मुस्कान को भी तरह तरह की सलाह देने लगे और वह सलाह भी उदाहरण के साथ देते थे कि फला औरत वहाँ गई थी या उस डॉक्टर हकीम के इलाज कराया तो वह माँ बन गई। अपने मन में उम्मीद लेकर मुस्कान भी लोगों की सलाह के अनुसार कई डॉक्टरों हकीमों के पास गई। तमाम धार्मिक स्थलों पर जाकर उसमें माथा टेका लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। इस तरह शादी के 7 साल बाद भी मुस्कान की कोख नहीं भरी तो मोहल्ले के लोग ही नहीं बल्कि सास ससुर भी उसे बांझ समझने लगे। जो सास उसे सर आंखों पर बिठाए रहती थी वह उसे ताने देने लगी। बात बात पर वह उसे बोझ कहती। अब मुस्कान की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नफीम उसी समझाने की कोशिश करता लेकिन केवल उसका पति ही था जो हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाता था। मुस्कान को जिस घर की जिम्मेदारी दी गई थी सास के तानों ने उस घर को उसी घर में रहना दुर्भार कर दिया था। उसके जीवन में शांति तो जैसे कोसों दूर चली गई थी। इसलिए उसको घर में रहना उसे अब अच्छा नहीं लगता था। अब वह उस घर में बजाय कहीं और रहना चाहती थी। इस बारे में उसने पति से बात की तो नाफिस ने उसको साथ दिया और वह अपना घर छोड़कर शहर की ही एडवोकेट कॉलोनी के किराए पर एक मकान में रहने लगे। नाफिस जिस कॉलोनी में रहता था वह मकान निजाम नाम के एक तांत्रिक का था। उसने शहर में ही चंद्रनगर के एक मकान में अपना ऑफिस बना रखा था। वह यहाँ धंधा करके मोटी रकम कमा रहा था। किराए के मकान में रहने पर मुस्कान को एक सुकून यही मिल रहा था कि उसे ताने देने वाले कोई नहीं था। इस तरह वह वहाँ रहकर शांति महसूस कर रही। इस मकान में आए हुए मुस्कान को करीब 1 महीना ही हुए थे। एक ही दिन दोपहर के समय जब वह कमरे में अकेली थी तभी मकान मालिक तांत्रिक निजाम उसके कमरे में आया और उसका हालचाल पूछने लगा। औपचारिकता वंश मुस्कान ने उसे चाय बनाकर पिलाई। इसी दौरान निजाम ने उससे कहा, मैं जानता हूँ कि तुम संतान ना होने की वजह से परेशान हो, लेकिन अब चिंता मत करो। ऊपर वाले ने तुम्हारी गोद भरने के लिए तुम्हें मेरे यहाँ किराएदार बनाकर भेजा है। मुस्कान की कुछ समझ में नहीं आया तो निजाम ने उसे बताया कि वह तंत्र मंत्र का बड़ा जानकार है। तंत्र मंत्र के संतानहीन महिला को गोद भरने में उसे महारत हासिल है। ना मालूम कितनी महिलाएं उसके यह लाभ ले चुकी हैं, जिसके चलते लोग उसे गोद स्पेशल बाबा भी कहते हैं। तुम चिंता मत करो, जल्द ही वक्त आने पर वह अपनी तांत्रिक शांति से उसकी गोद भर देगा। साथ ही उसे
ने यह भी सलाह दी कि वह इस बारे में अपने पति से कोई बात नहीं करे। निजाम की बात सुनकर मुस्कान खुश हो गई। उसे लगा कि सचमुच अब उसका सपना सच हो जाएगा। उस दिन के बाद निजाम उसे अक्सर अपने एक कमरे में उसके पति की गैरमौजूदगी में पूजा के लिए बुलाने लगा। चूंकि पूजा के बारे में पति को कुछ भी बताने से तांत्रिक निजाम ने उससे मना कर रखा था, इसलिए यह सारे काम मुस्कान अपने शौहर से छिपाकर कर रही थी। शुरुआत दौर में तो निजाम पूजा के दौरान पूरी शराफत दिखाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह उसे कभी कभार छूने लगा। मुस्कान को छूने से उसका लगातार क्रम बढ़ता गया। कभी कभार वह पूजा के नाम पर उसके व्रत स्थल पर भी हाथ रख देता था। मुस्कान को यह अजीब सा लगा। उसे तांत्रिक निजाम की नीयत पर शक होने लगा, इसलिए वह उसकी पूजा में अर्चित दिखने लगी। इससे निजाम को इस बात का अंदाजा होने लगा कि यह उससे दूरी बनाने लगी है। चिड़िया कहीं पिंजरे से उड़ ना जाए, यह सोचकर निजाम ने भी वक्त जाया करना उचित नहीं समझा। 15 सितंबर 1516 को निजाम को इसका मौका भी मिल गया। एक रात मुस्कान का पति नसीब इंदौर के बाहर गया था। यह देखकर निजाम ने उस रात में पूजा करने को बुलाया। मुस्कान का मन तो नहीं हुआ, लेकिन जब निजाम ने उसे पूजा का अधूरा बीच में छोड़ देने से नुकसान बताकर डराया, तो वह उस रोज तांत्रिक के कहने पर आधी रात में नहाने के बाद खुले गीले बालों लेकर उसके कमरे में चली गई। पूजा करते समय निजाम ने उसके पीने के लिए जंत्री जल के नाम पर पीला सा पानी दिया, जिसे पीकर मुस्कान को चक्कर सा आने लगा। इसके बाद पूजा करने के बाद वह निजाम काफ़ी देर तक उसके शरीर से छेड़छाड़ करता रहा। फिर उसने उसे ज़मीन पर लिटा दिया और खुद भी उसके ऊपर लेट गया। मुस्कान पर बेहोशी छाई हुई थी। उस समय वह उसका विरोध करने की हालत में नहीं थी। निजाम ने उसके लिए गलत काम किया। इसके बाद मुस्कान को होश आया तो उसने निजाम को खटीखोरी सुनाई। उसके तेवर देखकर निजाम ने कहा कि यह सब उसने उसकी भलाई के लिए किया है। अब पूजा पूरी हो गई है, वह अपने पति के साथ पहली बार सोते ही गर्भधारण कर लेगी। उसने धमकाया कि इस बारे में यदि उसने किसी को बताया तो वह अपनी व पति की जान खो देगी। मुस्कान जान गई थी कि यह पूरा नाटक निजाम ने उसे हासिल करने के लिए किया था। उसे खुद नफरत हो रही थी, इसलिए उसने कमरे में पर पहुंची के बाद अगले दिन गले में फंदा डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन अचानक पति आ जाने के बाद वह ऐसा नहीं कर सकी। पति ने उसे बचा लिया। फिर मुस्कान ने पति को सारी कहानी बता दी। नाफिस ने उसी दिन तांत्रिक का कमरा खाली कर दिया। चूंकि तांत्रिक निजाम ने मुस्कान को डरा दिया था, इसलिए वह उसके पति भी तांत्रिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं हुई। इस वाकये को हुए करीब 3 सप्ताह गुजर गए। तभी मुस्कान के दिमाग में आया कि तांत्रिक के खिलाफ पुलिस से शिकायत जरूर करनी चाहिए, वरना वह किसी और को अपना शिकार बनाएगा। इसके बाद वह 10 अक्टूबर 1516 को पति को लेकर खंजाना थाने पहुंच गई। डीआई कमलेश शर्मा को मुस्कान ने सारी बात विस्तार से बता दी। उसकी शिकायत पर पुलिस ने तांत्रिक निजाम के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने निजाम के घर दबिश डाली, लेकिन वह घर पर नहीं मिला, पर फरार हो चुका था। तब पुलिस ने उसके पीछे मुखबर लगा दी। 20 अक्टूबर 1516 को डीआई कमलेश शर्मा का मुखबर द्वारा तांत्रिक के बारे में सूचना मिली। सूचना के बाद डीआई कमलेश शर्मा पुलिस टीम के साथ एक मकान के पास पहुंचे। उस समय रात हो चुकी थी। घर से लोहन के सुलने की महक आ रही थी। डीआई ने उस मकान का दरवाजा खटखटाया तो कुछ देर बाद एक 26-27 साल की बेहद खूबसूरत युवती ने दरवाज़ा खोला। उस वक्त रात के 10 बजे थे। उस युवती ने लंबे खुले बालों की लपकती पानी की बूंदे को देखकर लग रहा था कि वह अभी अभी नहाकर निकली है। इतनी रात को उसके नहाने की बात आसानी से
डीआई शर्मा के गले नहीं उतर रही थी, परंतु डीआई कमलेश शर्मा का टारगेट वह युवती नहीं थी बल्कि निजाम था। उन्होंने उस युवती से निजाम के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बाबा अभी पूजा पर बैठ चुके हैं। यह सुनकर डीआई ने कहा कि बाबा की पूजा हम थाने में करवा देंगे। फिर वह कमरे में घुस गए। पूजा को ढोंग कर रहे थे तांत्रिक निजाम को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और इसकी सूचना डीआईजी हरियाणा जारी को दे दी। उनके निर्देश पर उन्होंने तांत्रिक को खिलाफ कार्रवाई शुरू की। डीआई कमलेश शर्मा ने थाने ले जाकर निजाम को पूछताछ की तो पहले तो वह खुद को नेक बंदा साबित करने पर तुला रहा था, लेकिन पुलिस की शक्ति के तो उसने तंत्र मंत्र का नाम पर मुस्कान को धोखा में रखकर उसके साथ गलत काम करने की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि फिर वह आज काम यही एक दूसरी महिला के साथ करने वाला था। उसने मकसद के सफल हो पाता उससे पहले वह पुलिस के हत्थे पर बैठ गया। तथाकथित तांत्रिक निजाम से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने निजाम का मेडिकल करवाया कर उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तो किसी के झांसे में ना आए, किसी के तंत्र मंत्र में बिल्कुल भी ना आए। तो आज की स्टोरी कैसी लगी? मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी में अच्छी सी स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय।